केकेडी न्यूज। उत्तर प्रदेश को मिलाकर 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। ज्यादा समय बचा नहीं है। ऐसे में हर पार्टी खूब जोर शोर से चुनाव प्रचार करने में लगी हुई है, चाहे भाजपा हो या सपा। कांग्रेस अपना दांव लगा रही है और बसपा अपनी रणनीति अपना रही है। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है और ऐसे ही करते करते 10 मार्च को चुनावी नतीजे आप हम सबके सामने आ चुके होंगे। आज मैं ऐसी ही सारी पार्टियों पर बात करूंगी। भाजपा के उम्मीदवारों से लेकर सपा की सदस्यता लेते विधायक तक, बसपा की रणनीति से कांग्रेस के टिकट तक। सबसे पहली बात यह कि उत्तर प्रदेश में दिग्गज नेता जो हैं वो अपनी सियासी सफर को बढ़ाना चाहते हैं। मतलब अब वो अपने बेटे बेटी के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं कि अब हमने तो सियासी अचार खा लिया, अब हमारे बच्चों की बारी। उत्तर प्रदेश के मंत्री ही नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद और राज्यपाल तक अपने बेटे बेटियों के टिकट के लिए मशक्कत कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी है कि मानती नहीं। बीजेपी इस बार किसी भी रिश्तेदार बेटी या बेटों को टिकट देने के मूड में है नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी नेतृत्व इस मुद्दे पर अपना रुख नरम करेगा या फिर इन दिग्गज नेताओं के राजनीतिक वारिसों के हिस्से में सिर्फ इंतजार ही आएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता अपनी सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपने बेटे बेटियों को राजनीतिक रण में उतारने की कवायद में है, तो कई अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट मांग रहे हैं। इन लिस्ट में कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल है, जैसे प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ कैंट सीट से अपने बेटे मयंक जोशी को चुनाव लड़ाना चाहती हैं। रीता बहुगुणा जोशी इस सीट से 2 बार विधायक रह चुकी हैं। वहीं सलेमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा अपने छोटे भाई जयनाथ कुशवाहा को भाटपार रानी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। कानपुर नगर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी अपने बेटे अनूप पचौरी के लिए कानपुर की गोविंद नगर सीट से टिकट की मांग कर रहे हैं। ब्राह्मण बहुल इस सीट पर सत्यदेव पचौरी 2 बार विधायक रहे हैं, लेकिन 2019 में उनके सांसद बनने के बाद सुरेंद्र मैथानी बीजेपी के टिकट पर विधायक बने हैं। ऐसे में अब वो अपने बेटे को गोविंद नगर सीट से चुनाव लड़ाकर विधायक बनाना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं और उनके बड़े बेटे पंकज सिंह नोएडा से विधायक हैं और दूसरी बार पार्टी ने फिर से उनको टिकट दिया है। इसके अलावा राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह भी लखनऊ कैंट और उत्तरी विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं लखनऊ की मोहनलालगंज सीट से सांसद व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की पत्नी जयदेवी मलिहाबाद से बीजेपी की विधायक हैं। इस बार कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर मलिहाबाद और दूसरे बेटे प्रभात किशोर सीतापुर की सिधौली सीट से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं। योगी सरकार के कई मंत्री भी अपने बेटों को चुनाव लड़ाने की तैयारी में हैं। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की पथरदेवा सीट से उनके बेटे सुब्रत शाही चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के बेटे दिलीप दीक्षित उन्नाव की पूर्वा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इस सीट पर बसपा के बागी अनिल सिंह विधायक हैं और वो बीजेपी के साथ आ गए हैं। ऐसे में पार्टी के सामने दिक्कत है कि किसे टिकट दें और किसे नहीं। बीजेपी के मंत्री सांसद ही नहीं बल्कि 2 राज्यों के राज्यपाल के बेटे भी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में हैं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के बेटे रामविलास चौहान ने अपने पिता की सियासी
विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चुनावी मैदान में उतरने का मन बनाया है। वे बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होने वाले दारा सिंह चौहान की मधुबन विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा के बेटे अमित मिश्रा देवरिया सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, तो वही देवरिया सीट ब्राह्मण बहुल मानी जाती है। कलराज मिश्रा देवरिया से सांसद रहे हैं और अब उनके बेटे अपने पिता की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चुनावी पिच पर उतरना चाहते हैं। हालांकि देवरिया सीट पर बीजेपी के कई नेताओं ने टिकट के लिए दावेदारी कर रखी है, जिसके चलते पार्टी के सामने चुनौती बढ़ गई है। अब जब चुनाव इतने नजदीक हैं, तो ऐसे में क्या किसी भी मंत्री और विधायक को ऐसा करना चाहिए क्या? आपका मतलब होगा कैसा? मेरा मतलब घर बदलने का। शुरुआत करी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा का ऐन वक्त पर हाथ छोड़कर चले गए सपा के पास और ये भी दावा किया कि ये इस्तीफे शुरू हुए हैं, धीरे धीरे देखो होता है क्या। और लो, हर रोज भाजपा से लोग निकल कर सपा में शामिल होते गए। लेकिन इसमें भी कई सवाल उठे कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से भाजपा को फर्क पड़ेगा? एक तरफ जहां भाजपा का कहना कि नहीं भैया भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वहीं दूसरी ओर स्वामी जी का कहना कि अब हवा तो कहीं और की तरफ ही मुड़ेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की अधिसूचना लगने तक बीजेपी में सब ठीक था। भाजपा के कुछ विधायकों का कहना था कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। अब जब चुनाव नजदीक हैं, तो हमें अपने लिए कुछ तो करना होगा। तो लो, इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। सबसे पहले शुरुआत हुई यूपी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य की। सबसे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देते ही यूपी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। एक के बाद एक यूपी में बीजेपी के 3 मंत्रियों के साथ साथ 11 विधायकों ने अब तक इस्तीफा दे दिया है। स्वामी मौर्य के इस्तीफे के बाद बांदा के तिंदवारी विधानसभा सीट से विधायक ब्रजेश प्रजापति ने भी इस्तीफा दे दिया। इनके अलावा शाहजहांपुर की तिलहर सीट से विधायक रोशन लाल वर्मा और कानपुर के बिल्हौर के विधायक भगवती प्रसाद सागर ने इस्तीफा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पद से इस्तीफा देने के बाद समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी के वो बड़ा नेता जो कुंभकर्ण नींद सो रहे थे, जिनको कभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, हम लोगों के इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि 5 साल तक क्यों नहीं इस्तीफा दिया। कुछ बददिमाग लोग ये भी कहते हैं कि बेटे की चक्कर में भाजपा छोड़ा। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंककर सत्ता हथियाई थी। भाजपा विधायक अवतार सिंह बड़ाना ने पार्टी छोड़ दी। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी से मुलाकात की। आरएलडी अध्यक्ष ने उनका पार्टी में स्वागत किया। भड़ाना पश्चिमी यूपी के मीरापुर से विधायक हैं। वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दिया।
उन्होंने इस्तीफे की वजह भी एक बताई, पिछड़ों, वंचितों, किसानों, दलितों और बेरोजगारों की उपेक्षा। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई विधायक सपा में 14 जनवरी को शामिल हुए थे। फिरोजाबाद की शिकोहाबाद सीट से विधायक मुकेश सपा में शामिल हो गए। उनके इस्तीफे के बाद विधुना विधानसभा से बीजेपी विधायक विनय शाक्य ने भी इस्तीफा दे दिया। बदायूं की बिलसी से भाजपा विधायक आर.के. शर्मा, सीतापुर के विधायक राकेश राठौर और खलीलाबाद के विधायक जय चौबे भी सपाई हो चुके हैं। बहराइच के नानापारा से विधायक माधुरी वर्मा ने भी भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। वह आज भी आगरा से पूर्व सांसद प्रभुदयाल कठेरिया ने प्रदेश उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के पदों से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि प्रभुदयाल कठेरिया अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने से नाराज कठेरिया ने अपने सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही प्रभुदयाल कठेरिया के बेटे अरुण कांत ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वहीं प्रभुदयाल कठेरिया ने अपने बेटे को आप की टिकट से चुनाव लड़ाने का भी ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया मकर संक्रांति से शुरू हो गई और दूसरे चरण के लिए कैंडिडेट के नामों की घोषणा जारी है। सूबे में चुनाव की शुरुआत पश्चिमी यूपी के इलाके से हो रही है, जिसे सियासी प्रयोगशाला के तौर पर भी जाना जाता है। 2017 के चुनाव में बीजेपी पश्चिमी यूपी की 90% सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार पुराने नतीजे को दोहराने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। पूर्वांचल की तरह पश्चिमी यूपी में भी जातियों के इर्द गिर्द चुनावी ताने बाने बुने जा रहे हैं। जाट, मुस्लिम और दलितों का जाटव वोटर भले ही यहां अहम भूमिका में हो, लेकिन सैनी, कश्यप, ठाकुर, त्यागी, ब्राह्मण, गुज्जर और वाल्मीकि जातियां भी काफी अहम है, जो पश्चिमी यूपी की सीक्रेट किंग मेकर मानी जाती हैं। अब देखा जाए तो पश्चिमी यूपी की चुनावी बाजी इन्हीं जातियों के हाथों में है, जिन्हें साधने के लिए सभी पार्टियां हर संभव कोशिश में जुटी हैं। बता दें कि यूपी में जाटों की आबादी करीब 4% है, जबकि पश्चिम यूपी में 17%। मुस्लिम आबादी यूपी में भले ही 20% है, लेकिन पश्चिम यूपी में 32% है। ऐसे ही दलित मतदाता यूपी में 21% है, जबकि पश्चिमी यूपी में 26% के करीब हैं, जिनमें 80% जाटव भी शामिल हैं। इन्हीं तीनों प्रमुख जातियों के इर्द गिर्द पश्चिमी यूपी के सियासी माहौल को देखा जाता है। इसके अलावा यहां तमाम ऐसी जातियां हैं जो भले ही अपने दम पर जीतने का ताकत नहीं रखती हैं, लेकिन दूसरी जातियों के साथ मिलकर सियासी खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत जरूर रखती हैं। ऐसी ही जातियों का हम जिक्र करेंगे। सैनी वोटर। पश्चिम यूपी में सैनी समुदाय का एक अहम रोल माना जाता है, जो जाटों की तरह किसानी और खेती करते हैं। सैनी समाज पिछड़ी जाति में आता है। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, शामली, बिजनौर, अमरोहा और मुरादाबाद में सैनी समाज निर्णायक भूमिका में है। इस तरह से करीब 10 सीटों पर सीधे असर रखते हैं, तो 1 दर्जन सीटों पर खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत भी रखते हैं। पश्चिमी यूपी में सैनी समाज किसी एक पार्टी का कभी वोटर नहीं रहा है। बसपा का हार्डकोर वोटर कभी माना जाता था, तो कुछ जगहों पर सपा के साथ भी रहा है, लेकिन मौजूदा समय में बीजेपी के साथ है। सैनी समाज के धर्म सिंह सैनी बड़े नेता माने जाते हैं और उन्होंने हाल ही में बीजेपी को छोड़कर सपा का दामन थाम लिया है। गुर्जर वोटर।
पश्चिम यूपी में गुर्जर समुदाय के मतदाताओं की खासी संख्या है, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। गाजियाबाद, नोएडा, बिजनौर, शामली, मेरठ, बागपत, सहारनपुर जिले की करीब 2 दर्जन सीटों पर गुर्जर समुदाय निर्णायक भूमिका में है, जहां 20 से 70 हजार के करीब इनका वोट है। गुर्जर समाज ओबीसी में आते हैं। आर्थिक और राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत माने जाते हैं। एक दौर में गुर्जर समाज के सबसे बड़े और सर्वमान्य नेता के तौर पर कांग्रेस के राजेश पायलट और बीजेपी के हुकुम सिंह हुआ करते थे, जो पश्चिम यूपी की सियासत पर खास असर रखते थे। गुर्जर समाज लंबे समय तक कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, लेकिन मंडल की राजनीति के बाद सपा और बसपा के साथ मजबूती से जुड़ा रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव से बीजेपी के साथ है, लेकिन इस बार बसपा, सपा, आरएलडी गठबंधन और बीजेपी सहित सभी पार्टियों ने बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के प्रत्याशियों को उतारा है। कश्यप समाज ओबीसी के तहत आने वाला कश्यप समाज पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड के कई जिलों में किंग मेकर की तरह है। निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद जाति के कई लोग अपने उपनाम में कश्यप लगाते हैं। मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, मुरादाबाद, बरेली, आंवला, बदायूं जिले में कश्यप वोटर काफी महत्वपूर्ण हैं। कश्यप समुदाय का वोट किसी एक पार्टी के साथ कभी नहीं रहा। सपा, बसपा और बीजेपी को वोट करता रहा है, पर मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से बीजेपी के हार्डकोर वोट बैंक बन गया है। यही वजह है कि सपा से लेकर बसपा तक इस कश्यप समाज के वोट को साधने की कवायद में जुटी है। ठाकुर वोटर ठाकुर समुदाय भी पश्चिमी यूपी में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय में पाए जाते हैं। पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों में अच्छी खासी सियासत ताकत रखते हैं। गाजियाबाद, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली सहित तमाम जिलों में सियासी तौर पर काफी मजबूत माने जाते हैं। ये भले ही अपने दम पर ना जीत सकें, लेकिन दूसरी जातियों के दम पर विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचते रहे हैं। एक दौर में ठाकुर वोटर आरएलडी का कोर वोट बैंक माना जाता था, लेकिन बाद में सपा के साथ चला गया और मौजूदा समय में बीजेपी के साथ है। शर्मा त्यागी पश्चिमी यूपी की सियासत में ब्राह्मण समुदाय वोटरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण समाज के लोग यहां पर शर्मा और भारद्वाज उपनाम से जाने जाते हैं। मेरठ, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, हाथरस में शर्मा वोटर काफी अहम भूमिका में है। ऐसे ही स्वर्ण समुदाय में खुद को मनाने वाले त्यागी हैं। गाजियाबाद, बिजनौर, मेरठ, बागपत, नोएडा, बुलंदशहर, अमरोहा में अच्छी खासी संख्या में है। एक समय कांग्रेस के वोट बैंक माने जाते थे, लेकिन मौजूदा समय में बीजेपी के साथ हैं। हालांकि आरएलडी और बसपा ने पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर शर्मा समुदाय के कैंडिडेट को उतारा है। ब्राह्मण का मुद्दा इस चुनाव में काफी उछल रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार ब्राह्मण सरकार से बेहद नाराज हैं। इस बार के चुनाव में कई सारे सवाल हैं। महंगाई, बेरोजगारी, जातिवाद के मुद्दे हों या ध्रुवीकरण। एक तरफ जहां भाजपा से स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना, तो कहीं विधायकों का भाजपा में शामिल हो जाना। अब देखना यह होगा कि इन सारे मुद्दों को पार कर कौन अपनी सरकार बनाती है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए केकेडी न्यूज।